कहना चाह रहे थे कि वो जो थंबनेल अंग्रेजी में आप लिखे हैं वो हिंदी में नहीं बन सकता है? हिंदी में ही है। अच्छा, अभी जो अंग्रेजी में आप यहाँ पे लिखे उसमें गद्दार का स्पेलिंग देख लीजिएगा, जी नहीं डबल नहीं, ए वो हम गद्दार नहीं लिखे हैं। गद्दार शब्द ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए हम स्पेलिंग को थोड़ा सा ऐसा लिखे हैं कि लोग पढ़ेंगे उसको वही, लेकिन स्पेलिंग हम गलत कर दिए हैं। क्या है? फिर नहीं आप क्या अंग्रेजी अंग्रेजी पे अच्छा वाला नहीं सवाल उठा लगता ले है रहे हैं? कि अच्छा नहीं, उठाने दीजिए जिनको उठाना। अच्छा नहीं लगता है कि हम गद्दार का माने गद्दार बोलना, जो समझदार है वो समझ जाएंगे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। वो काफी अच्छा, समझदार लोग हिंदी हैं आज के डेट में। हिंदी 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 में क्या लिखे हैं? थंबनेल में लिखा हुआ है कि जो है ये वो लिखा हुआ है। सूरज जी हम लोग लाइव है। बिल्कुल बिल्कुल लाइव है हम लोग। चलिए ठीक। चलिए सभी को जोहार। और सब काफी वेट करते हैं लाइव आने के बाद, तुरंत आ जाते हैं बहुत से साथी। देखिए लगभग 100 साथियों ने ज्वाइन कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विशेष टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हुए, ये जो कल जो घटना घटी है रात्रि 9 बजे, एक हम लोगों को एक दिवाली में झटका लगता है और एक कल छठ पूजा के दिन झटका लगता है। तो क्या प्री प्लान्ड है ये सब सब कुछ? देखिए, जिनके दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। लोग मौके की तलाश में रहते हैं और धमाका करते हैं। हालाँकि जो विस्फोटक दिमाग वाले लोग हैं वो इन सब चीज़ों में टाइमिंग सेट करते हैं। लेकिन उनके विस्फोट के कारण जिनको धक्का लगता है या जो घायल होते हैं तो फिर वो तो परेशानी होती है निश्चित तौर पर। ये आपने कल देखा कि हमारे गढ़वा के जो प्रत्याशी थे सोनू यादव जी, ये इन्होंने भी कल जाके माला पहन लिया। हमारे जो वर्तमान में अभी क्या बोलते हैं, शायद स्वास्थ्य मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर मिथिलेश जी। जी के मिथिलेश ठाकुर जी के। देखिए, गढ़वा का जहाँ तक प्रश्न है, सोनू यादव जी का हमको लग रहा है कि बहुत लंबा एसोसिएशन पार्टी के अंदर नहीं था और ऐसे लोगों पर दांव खेला है पार्टी ने। इन लोगों को तो पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने का एक बेहतरीन मौका वो हम लोगों ने दिया था। बट लालच जो है वो हमको लगता है ना कि बंगला में एक कहावत है, लोभे पाप पापे मृत्यु। तो कुछ लोग लोभ के कारण पाप करते हैं और उसी पाप के कारण उसकी मृत्यु होती है। तो कुछ लोग राजनीतिक आत्महत्या कर रहे हैं और पार्टी को भी ये लोग धोखा दे रहे हैं कि नॉमिनेशन करने के बाद ये लोग पाला बदल रहे हैं। जिनसे लड़ने के लिए पार्टी ने उनको भेजा था उन्हीं के साथ जाकर ये मिल जाते हैं। तो ये गद्दार हैं। कल तक हम लोग बात कर रहे थे कि रिजवान ने पाला बदला है और जिस ढंग से रिजवान ने गद्दारी की है संगठन के साथ, हमको लग रहा है कि वो और गद्दार है। और हमको लग रहा है कि ये ट्रीटमेंट उसके साथ भी होना चाहिए। गद्दारी गद्दारी है, धोखा धोखा है। और खास करके आपने विश्वास बना करके पार्टी से आपने टिकट लिया, आपके मन में क्या चल रहा था ये पार्टी नहीं समझ पाई और आपको टिकट दिया, भरोसा किया। तो आपको भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था और सोनी यादव हमको लग रहा है कि रिजवान के बाद दूसरा गद्दार है, जिसको पार्टी भांपने में नाकाम रही है और हम लोग मानते हैं कि किन कई-कई सीटों पर पार्टी से चूक हुई है टिकट देने में और ये दूसरी बड़ी भूल है जो पार्टी ने किया है। तो अब जैसे गांडे में हमारे साथी लोग अब ये तो और कम समय मिलेगा यहाँ पे। जो हमारा गढ़वा का जो सीट था, यहाँ पे संगठन कहिए कि हम लोग उतना बेहतर नहीं कर पाए थे। गढ़वा में बहुत संगठन विस्तार नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी साथी ने मैंने हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने एक दाव खेला कि चलिए अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहते हैं तो उनको हम टिकट देते हैं। तो क्या ये लोग हमारे साथ सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं कि टाइगर के साथ आने से मेरा चेहरा चमक जाएगा और फिर जो मेरा रेट ऑफ है वैल्यू, वो बढ़ के 10 रुपया से 1,000 हो जाएगा और पुनः हम आप फिर ठीक को कह जो रहे हैं। हमको करना है। बिल्कुल यही यही हमको आप लगता ठीक है। कह रहे हैं। देखिए, इस मामले पर 2 बात हो सकता है कि या तो जहाँ तक सोनू यादव जी का सवाल है, ये शुरू से ही मिथिलेश ठाकुर ठाकुर के संपर्क में रहे होंगे, उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्ट किए गए होंगे या नहीं तो टिकट मिलने के बाद इनको खुद को बेचने के लिए एक अच्छा ग्राहक मिल गया होगा। हमको लग रहा है दोनों ही सूरत में ये गद्दारी है। ये राजनीति में इसको बोल सकते हैं कि लोग ये इनको अनमैच्योरिटी नहीं करते हैं कहते हैं। ये लोग ओवर इंटेलिजेंट है। और ये ओवर बिल्कुल इंटेलिजेंट होने का नतीजा ये है कि कल को ये कहीं के नहीं रहेंगे। अभी देखिए जो व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया है, तो जो व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा में गया है, रिजवान के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या हेमंत जी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब जयराम में से व्यक्ति को ये लोग छोड़ करके धोखा दे करके वहां से आ जाते हैं, तो कल को इनको भी तो धोखा दे करके ये कहीं और जा सकते हैं।
रिजवान भी पहले आजसू में रह चुके हैं, तो जिनकी निष्ठा बरकरार नहीं रहती है अपनी पार्टियों के साथ, ऐसा व्यक्ति निष्ठावान नहीं होता और ये ऐसे लोग भरोसे के लायक भी नहीं होते हैं। उसी लाइन में सोनू यादव भी हैं। सोनू यादव पर भी भरोसा करके संसदीय बोर्ड ने गलती की है, उनसे भी चूक हो गई है। हालांकि 76-77 लोगों को टिकट दिया गया, तो 1-2 ऐसे गद्दार निकलेंगे, ये संसदीय बोर्ड को कोई नहीं भाप पाया है। और हमको लग रहा है कि इसमें संसदीय बोर्ड की भी उतनी गलती नहीं है। गलती हम गद्दारी करने वालों पर देते हैं। देखो होता क्या है ना कि कुछ लोग किसी का विश्वास तोड़कर हंसते हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए ये सोच कर कि उन पे यकीन कितना था। तो लोगों ने यकीन तोड़ा है, लोगों ने भरोसा तोड़ा है, और इस तरह की गद्दारी के लिए हमको लगता है राजनीति में कोई जगह नहीं है। आज चुनाव का समय है, मिथिलेश ठाकुर उनको गले लगाएंगे, चुनाव के बाद फिर उनको डस्टबिन में डाल देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब कहीं न कहीं ये साफ दिख रहा है कि हमने जिन प्रत्याशियों पे दाँव खेला, जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया, कहीं न कहीं ये लोग अपने आप को पहले से तैयारी करके आए थे कि हमको टाइगर के साथ जाने से बेनिफिट हमको बढ़ जाएगा, मेरा रेट बढ़ जाएगा, तो काहे नहीं टाइगर के साथ मिल के उनका विश्वास जीत के बाद में उनको उनके पीठ पे छुरा भोंक दिया जाए और तमाम पार्टी के तमाम झारखंडियों का जो आत्म-स्वाभिमान है उसको बेच के अपना एक अच्छा मूल्य कमाया जाए। ये तो साफ यही दिखता है देखिए बात झारखंड में। बिल्कुल यही दिखता है, और सबसे पहली बात कि लोग अतीत से भी नहीं सीखते हैं। इतिहास होता है आपके सबक लेने के लिए, कि आपको सीखना है इतिहास से। खुद ही अगर आप कलंकित करने वाला इतिहास गढ़ेंगे, तो फिर इतिहास या तो आप जानते नहीं या फिर आप सबक लेते नहीं है। संजय मेहता का जो हालत है, वो संजय मेहता की हालत से भी लोगों को सीखना चाहिए था। कि संगठन से जुड़कर संजय मेहता कहाँ थे और आज संगठन को छोड़कर संजय मेहता कहाँ है। तो कम से कम इन सब से भी लोगों को सबक लेना चाहिए, लोगों को मतलब सीख लेनी चाहिए कि हमको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। और ठीक है, चुनाव का टाइम था, आप एक बार बिक गए। आप 4.5 साल तक आप कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, 6 महीना बाद फिर इधर-उधर फुदकेंगे, फिर किसी को बेवकूफ बनाएँगे। फिर आप कहीं न कहीं फिर आप कुछ न कुछ कांड करेंगे। देखिए सूरज भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जो अभी टिकट के आस में थे, जिन्होंने जो संगठन छोड़ कर के गए हैं, तो जहाँ गए हैं वहाँ उनको टिकट नहीं मिला है, क्योंकि इन लोगों की लेट एंट्री वहाँ भी हुई है, जिस ढंग से हम लोग यहाँ लोग टिकट के लिए आए हुए थे। ये 4 साल के बाद फिर हम ही लोग के चौखट पर आएँगे, चाटने के लिए। तो उस वक़्त फिर हम लोग पता चलाएँगे कि फिर ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। अगर नहीं, पार्टी नहीं। के शीर्ष नेता भी अगर उस टाइम में अगर इनको अगर लेने की का प्रयास करेंगे, तो कार्यकर्ता विरोध करेंगे। तो इनके लिए तो हमको लग रहा है कि आगे कुआँ पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अब ये बीच में रह कर के कब तक राजनीतिक पिच पर टिके रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इनको इनको आपको लगता है कि इनको कोई भी पार्टी या फिर कोई बड़ा चेहरा इन लोगों को टिकट देने के लिए अपने पास बुलाएगा या नेता बनाने के लिए बुलाएगा? ये कहीं से भी नहीं। 1% भी चांस दिखता है? नहीं, नहीं, नहीं। आप देखिए, जो लोग गले मिला रहे हैं, जो लोग साथ में बैठ रहे हैं, ये चुनाव का समय है। अभी मुश्किल से 8-10 दिन का और समय रह गया है। तो 8-10 दिन ये लोग किसी के सर पे भी जाके बैठेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन 10 दिन के बाद ये उनके दरवाजे में घुस भी नहीं सकते हैं। गार्ड को बोल दिया जाएगा कि अगर फलाना-फलाना आ रहा है तो उनको बोल देना कि बाहर से ही रहेगा। तो इनको मिलने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो जो लोग राजनैतिक रूप से अवसरवादी हैं, जो अपॉर्च्युनिस्ट लोग हैं, वो किसी के विश्वस्त नहीं होते हैं। जिन लोगों ने जेल के हमको धोखा दिया है, वो सबको धोखा देंगे, और जिनके पास ये गए हैं, वो भी सोच रहे हैं, उनको भी समझना है कि जिन लोगों को आज वो गले लगा रहे हैं, कल वो बैठने के लायक भी नहीं रहेंगे उनके साथ, तो बिठाएँगे भी नहीं। आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग के पार्टी में आओ, नेता बनो और दूसरा पार्टी में जाके अपने आप को बेचो। हाँ, यही बिल्कुल मूल या मकसद से बिल्कुल। यहाँ पर लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुनियोजित साजिश के तहत यहाँ पर आ रहे हैं, और सिर्फ़ हम लोगों के मंचों का, हम लोगों के नेतृत्व का, हम लोगों की भीड़ का, हम लोगों के समर्थकों के बल पे वो खुद को चेहरा बनाते हैं, फिर खुद को कहीं जाकर बेच देते हैं। तो ऐसे लोगों की मतलब क्या ही बोला जाए? एक और है सर कि जैसे कि बहुत सारे जो हैं, ऐसा तो हमको लगता है कि बहुत कम होता है कि कोई पार्टी किसी को टिकट दे दे और उसके बाद लोग अपने आप को बेच दें। आप छोड़ना ही था पार्टी को तो पहले नॉमिनेशन से पहले या फिर पहले ही आप चले जाते जहाँ जाना था, किसी को कोई तकलीफ नहीं था। बड़े-बड़े नेता इधर से उधर मार दे रहे हैं पलटी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी पार्टी का स्वाभिमान बेच के, किसी पार्टी के कार्यकर्ता का आत्म स्वाभिमान बेच के, किसी का आशा विश्वास को तोड़ के आप टिकट ले लिए और फिर पुनः टिकट को भी बेच दिए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की स्थिति में लगता है कि हम लोगों को और काफ़ी समय लगेगा आदमी पहचानने में। हमको लग रहा है कि नहीं ठीक है, और किसी के कपार पे लिखा हुआ नहीं है कि वो मतलब बेईमान है या चोर है या बिकने वाला है।
समय आने पर हम लोग भी थोड़ा मैच्योर होंगे संगठन के लोग और इस ऐसे एलिमेंट को हम लोग निश्चित तौर पर पहचानेंगे। लेकिन ऐसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं अपने घर में भी मुँह दिखाने के लायक ये लोग नहीं है। घर वाले भी बोलते होंगे कि भाई क्या कमी रह गया? आप तो गए थे वहाँ से आपको टिकट मिला, क्यों खुद को बेच दिया? जो हमारे जो लोकल स्थानीय कार्यकर्ता हैं उन सब क्षेत्रों में, ऐसे लोगों को पूछना चाहिए कि भाई फजीहत तो ऐसे लोगों की होगी, अब सड़क पे भी होगी, सड़क पर भी विरोध होगा, हमारे कार्यकर्ता इनका विरोध करेंगे। तो उस नहीं परिस्थिति सर, से भी इनको बचना चाहिए। हम लोगों ने लाइव आया था और लगभग जेल कैंप के तमाम जो पदाधिकारी नेता थे, जब हमारे वरिष्ठ नेता जो रिजवान रहे थे, उनको वो जब पार्टी के साथ गद्दारी किए तो हम लोगों ने उनके ऊपर जब सवाल उठाया और जब बोला कि ये गद्दारी है, तो बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के भाई लोग थे बोले कि नहीं, सिर्फ रिजवान पे ही सवाल हम लोग उठाते हैं और मुसलमान को टारगेट करते हैं। तो आज हम लोगों ने एक ऐसे समुदाय को चुना है जो समुदाय मैटर नहीं करता है, वो जादव हो, वो राजपूत हो, वो कोयरी हो, कुम्हार हो या फिर मुसलमान हो। गद्दारी सभी के डिक्शनरी में गद्दारी ही लिखा होता है, चाहे आप गीता को पढ़िए या कुरान को पढ़िए। तो जो गद्दारी देखिए करेगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं कि जो लोग अपनी कौम की नुमाइंदगी के नाम पर पार्टी में आकर के चेहरा बन रहे थे और जिनको हम लोगों ने ये माना कि ये सच में इस समुदाय के ये प्रतिनिधि होंगे या हो सकते हैं, बनेंगे, तो उस समुदाय का वोट बैंक उनके तरफ रहता है, रुझान रहता है। तो जब कभी भी इस तरह का घटना घटेगा, तो निश्चित तौर पर उस समाज के लोग भी रिएक्ट करेंगे और उस समाज के लोगों के ऊपर भी लांछन आता है। क्यों आज मुसलमान हम लोग को ये बोल रहे थे रिजवान के मैटर पे कि खाली रिजवान को टारगेट हुआ, तो सवाल आपका एकदम वाजिब है। आज तो यादव कम्युनिटी का व्यक्ति है, सोनू कुमार यादव, तो हम लोग तो उसको भी बिल्कुल, नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए गद्दारी गद्दारी है, चाहे कोई भी करेगा। अगर आपकी हरकत अगर सुचिता से परिपूर्ण है, अगर स्वागत योग्य है, पॉजिटिव है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप गलत करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग बोलेंगे कि आप गद्दार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप बिकने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कौम के हों, किसी भी जाति के हों। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे साथियों ने जिनको टिकट की आशा से हमारी पार्टी को जॉइन किया था, जैसे कुछ-कुछ नाम है, जैसे गुणानंद महतो हो गए, आपके मेरे यहाँ से भी कुछ लोग थे जो लोकसभा में हमारे साथ आए, वो छोड़ के दूसरी पार्टी से नॉमिनेशन करा लिए। और आपके अभी फिलहाल में रांची से भी कुछ लोगों का नाम आया, बड़कागाँव से कुछ लोगों का नाम आया, रामगढ़ से कुछ लोग का नाम आया जो हमारी पार्टी को छोड़ के आजसू में चले गए। तो क्या ये लोग सिर्फ ये पिछले 1 सालों से हमारे और आपके साथ इसलिए थे कि चुनाव आएगा तो मेरा चेहरा चमकेगा, हम विधायक बन जाएँगे? और नहीं तो फिर अपने आप को बेच के कहीं पे 2 रुपया कमा लेंगे, या पिछले 1 सालों से ये संगठन में सिर्फ इसीलिए थे? ये तो साफ ज़ाहिर हो रहा है। इसका 2 जवाब है सूरज भाई। सबसे पहली बात कि जो लोग 2 ढाई साल से हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, जो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे और जो लोग यहीं पर आकर के राजनीति शुरुआत की है और जिन लोगों ने आंदोलन में साथ दिया, अगर उन लोगों ने अगर पाला बदला है तो उनके तरफ से हम लोगों का मन मैला नहीं होना चाहिए और उनके प्रति हम लोगों का भी अफ़सोस है कि चूँकि सीट एक है और एक ही सीट पर दावेदार दर्जन हुए हैं, कुछ लोगों को निश्चित तौर पे निराशा हुई होगी। तो उनको देखने का हम लोग का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा विजय दा, मैं लिबरल आपको होना थोड़ी चाहिए। कुछ कुछ रोकूँगा। मैं आप जो भी मेरे लाइव को देख रहे हैं, जो भी जुड़े हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आपके बीच जो केंद्रीय प्रवक्ता बैठे हैं, ये खुद बेरमो विधानसभा से टिकट को फॉर्म भरे थे और टाइगर ने इनको खुद कहा कि मैं बेरमो से चुनाव लड़ रहा हूँ, आप दूसरे कोई भी सीट के लिए इच्छा जाहिर कीजिए, मैं आपको टिकट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बोले कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या ऐसा समर्पण नहीं दिखाया जा सकता है पार्टी के लिए? देखिए, अगर 22 साल की पत्रकारिता करने के बाद और हमको लग रहा है कि संभवतः टाइगर हमसे उम्र में भी छोटे हैं और क जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लोग हमको सीनियर मेंबर समझते हैं। और अगर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ पार्टी का पदाधिकारी, केंद्रीय प्रवक्ता अगर वही बचकाना हरकत करे और अनमैच्योरिटी दिखाए, तो ये गलत उदाहरण सेट होता है सूरज भाई। इसलिए हमने एक वो उदाहरण चुना है जिसको लोग ये समझ रहे हैं कि हमने मैच्योरिटी दिखाई है। निश्चित तौर बिल्कुल, पर ये बिल्कुल। हमने वो उनसे बात किया था और बात करने के बाद मैं बेरमो से दावेदार था। बावजूद उसके जिस ढंग के हालात बने, टाइगर खुद आए यहाँ पर बेरमो सीट पर चुनाव लड़ने के लिए। मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने मुझसे बात की, मैंने भी कोई उनको सहमति दी और डुमरी में वो रात हमको आज भी याद है, जब पहली बार हम ही लोगों ने उनको तैयार भी किया हालात को देखते हुए और वो आए बेरमो लड़ने के लिए। बाकायदा मैं पहला व्यक्ति था केंद्र केंद्र की तरफ से जिन्होंने शुभकामना दी थी, उनको बधाई दी थी, बेरमो सीट पे उनका वेलकम किया था।
तो हम जैसे लोग भी अगर बचकाना हरकत करेंगे तो ये गलत उदाहरण जाएगा, संगठन के लिए ठीक नहीं। और मैंने भविष्य को देख करके, संगठन के हित को देख करके, टाइगर के हित को देख करके, अपना हित देख करके, सूरज भाई आपका हित देख करके मैंने ये निर्णय लिया कि पार्टी का जो निर्णय है वो उसका मैं ऑनर करूंगा, उसका मैं सम्मान करूंगा। रही बात, मैं लौट रहा हूँ उसी मूल सवाल पे कि 2.5-3 साल पे रहने के बाद संगठन में जिन लोगों ने संगठन को छोड़ा है, तो उनको लेकर के हम लोग के मन में कोई मैल नहीं है, और बाकायदा उनके लिए हम लोग के मन में अफसोस भी है कि जो वो चाह रहे थे हम लोग कर नहीं पाए उनके लिए। लेकिन कुछ लोग साजिशन साल भर पहले, 6 महीना पहले किसी दूसरी पार्टी में थे, कोई आजसू में था, बीजेपी में था, जेएमएम में था, बहुत जगह लोग थे, और वो संगठन में आए थे सिर्फ इसलिए कि 6 महीना काम करेंगे, साल भर काम करेंगे, हमको टिकट मिलेगा। और उन लोगों को अगर टिकट नहीं मिला है और वो लोग पाला बदले हैं, तो हमको लग रहा है कि जो पहले से राजनीति कर रहे थे और राजनीति के प्लान के तहत जो लोग हम लोगों के संगठन में जुड़े और हम लोगों के संगठन में जुड़ करके टिकट के आस में रहे और नहीं मिली, और जिन लोगों ने पार्टी बदली है उनको लेकर के हम लोगों को कोई मन में अफसोस नहीं है। बकायदा हम ये मान करके चलते हैं कि अच्छा हुआ, जहां से आए थे वहीं चले गए, अगर यहाँ रहते तो और परेशानी होती। और ठीक है, वो अपनी निराशा के साथ गए होंगे, उनका अपना प्लानिंग रहा होगा। लेकिन जो लोग कल दूसरी पार्टी को छोड़कर हम लोग के यहाँ आए थे और फिर हम लोगों को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, ऐसे लोगों को लेकर के हम लोग के मन में कोई सहानुभूति नहीं है, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। इस तरह के लोग अवसरवादी लोग थे, टिकट के लिए आए थे, टिकट नहीं मिला, वो चले गए। ठीक है, उनकी अपनी राजनीति है। और लेकिन जो एक और बार-बार इस तरह का निष्ठा एक बदल और रहे हैं। याद है मुझे कि हजारीबाग के सभा में बोकारो के पूर्व मंत्री के बेटे राजेश महतो जी ने हमारी पार्टी को बड़ा तामझाम से ज्वाइन किया था। और फिर बाद में जैसे ही उनको टिकट नहीं मिला, वो वापस बीएसपी में ज्वाइन कर लिए। तो क्या जो झारखंडियत की बात करते थे, जो झारखंडियों की बात करते थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम प्योर खांटी झारखंडी लागू हियो, और वो फिर एक यूपी की पार्टी में जाके समर्थन अपना दे दिए। तो कैसे लोग झारखंडियों पे विश्वास करेंगे? किस पे कैसे विश्वास करें कि ये ओरिजिनल में झारखंडी की बात है और ऐसे झारखंडियत की बात नेताओं करते की हैं? ऐसे नेताओं को पहचानने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि बाप मंत्री है तो बेटा भी विधायक बनेगा, कोई जरूरी नहीं। और हम लोग परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं। आपके फादर एकीकृत बिहार के समय में मंत्री रहे होंगे, आप भी विधायक बने, लेकिन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तो हम लोग आपको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आपका जात आपको नेता नहीं मानता है, आप जिस शहर में रहते हैं वहां के लोग आपको नेता नहीं मानते। आप एक यूनियन चलाते हैं और यूनियन में 50 लोग हैं जो आपको पहचानते हैं। आपके साथ घूमने वाले जो लोग हैं वही 10 चेहरे हैं, 10 से 11 नहीं हुआ। और टाइगर के साथ रहकर टाइगर के मतलब समर्थन से आप चेहरा बनाना चाह रहे थे या चमकाना चाह रहे थे, मगर टिक तो आप नहीं पाए। ठीक बात है, आप विस्थापितों की बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे आपका स्थानीयता की, झारखंडियत की, और आपने सूरज भाई ठीक कहा है कि वो उत्तर प्रदेश की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर के आए आए हैं और वो चुनाव लड़ेंगे। उसको पता है कि बहुजन समाज पार्टी का क्या अस्तित्व है बोकारो के अंदर, वो क्या कर लेंगे ये भी उनको पता है। लेकिन कुछ लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखनी होती है, ये उनकी बीमारी है, ये उनकी मजबूरी है। तो अपनी बीमारी को बरकरार रखते हुए मजबूरी के तहत वशीभूत होकर के वो चुनाव लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि अगर वो 2,000 वोट आ रहा है तो भगवान करे उनको 3,000 वोट आ जाए। बट उनको पता है कि उनकी राजनीति क्या होने वाली है। और इस तरह के लोगों पर अच्छा है कि हम लोगों ने दाव नहीं खेला। एक और भी बात है कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये 2-3 बार हमसे भी मिले थे, टिकट की शर्त रखी थी। मैंने खुद अपने स्तर पर इनको ये कहा था कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और आप संगठन के लिए काम कीजिए, बट टिकट की पैरवी मैं नहीं करूंगा और टिकट की गारंटी नहीं है। तो इन्होंने संजय मेहता जी को पकड़ा, संजय मेहता के थ्रू ये नगमा टोल प्लाजा के बदलाव संकल्प सभा में शामिल हुए थे। और संजय मेहता ने क्या कहा था, क्या वादा किया था, अब तो ना संजय मेहता है ना संजय मेहता की बातें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि अब हम लोग बहुत चुनाव के 13 तारीख वाला पहले फेज के चुनाव में नजदीक आ गए हैं। 13 तारीख को मतदान होना है। और ये 13 तारीख के मतदान के करीब में तमाम तरह के कुछ कुछ जो है, जिससे आप प्योर माने झारखंडी, मतलब सर झारखंडी मतलब प्योर सीधा साधा भोला भाला इंसान, उसको आप जो कह दीजिएगा वो सुनने को तैयार रहता है। तो अब दिग्भ्रमित करने वाले कुछ बातें सामने आ रही है, कुछ ऑडियो ऑडियो का सामने जिक्र करेगा लोग, कुछ वीडियो का जिक्र करेगा लोग, कुछ फर्जीवाड़ा करके कुछ और दिखाने का और दिग्भ्रमित करने का जिक्र करेगा लोग। तो हमारे झारखंडी बहुत भोले भाले हैं, उनको बेवकूफ बनाना आज के डेट में सबसे आसान है। अगर नहीं बनाए होते तो बिहार से बहुत सारे सांसद नहीं बनते, यूपी से बहुत सारे विधायक नहीं बनते, और उसके बाद भी ये तमाम पार्टियां उनके साथ गठबंधन करके डंके की चोट पे अपने आप को प्रमाणित करने पे लगी है कि हम झारखंडी हैं। अब जैसे कि एक बात मुझे याद आ रहा है कि लालू यादव जी जो थे आरजेडी के सुप्रीमो, वो उन्होंने कहा था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा।
हम मर जाएँगे, मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, हम झारखंड बनने नहीं देंगे। और वही शिबू सोरेन जी हैं, उनके जो सुपुत्र हैं, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री, ये उनके साथ गठबंधन करके अपने आप को पूरे झारखंड में डंका पिटले चल रहे हैं कि हम झारखंडी हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम मूलवासियों की बात करते हैं। कैसे आप बात करते हैं? जो पार्टी कह रही ये थी बात कि हम लाश पे निश्चित तौर पर बनेगा और आज आप कह रहे हैं, कैसे? सूरज जी, आपका सवाल 2 पार्ट में है, इसलिए जवाब मैं 2 पार्ट में दे देता हूँ। जिस ढंग का मतलब ऑडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल हो जाता है, हमको लग रहा है कि चुनाव के टाइम में और हम लोगों के संगठन में बहुत सारे दूसरी पार्टियों के एजेंट भी हैं, जिनको आइडेंटिफ़ाई बिल्कुल, करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमको लग रहा है कि जो हमारे टॉप लीडर्स हैं, खास करके जो केंद्र में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला के अध्यक्ष भी हैं, प्रमंडल के अध्यक्ष हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम लोग को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब हम लोग को फ़ोन करता है या क्यों ना मतलब अभी जैसे जो पदाधिकारी अभी जिन्होंने पाला बदला है, जिन लोगों ने गद्दारी की है, उनके साथ भी ऑडियो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो केंद्र के ज़िम्मेवार लोग हैं, वो टेलीफ़ोन पर बातचीत करते हुए संयम बरतें और लूज़ टॉक ना करें, क्योंकि कब कौन गद्दारी करेगा, कौन कब किसके मन में क्या चल रहा है, क्या वायरल करेगा। तो हमको लग रहा है कि बोलने के टाइम में हम लोग जो सरलता दिखाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर जब हम लोग खुलकर बात करते हैं, तो कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो लगता है कि हम लोग को बिल्कुल, भी थोड़ा बिल्कुल। केयरफुल होने की ज़रूरत है। और रही बात जो आपका दूसरा सवाल है, कि आपने सही कहा है कि जो झारखंड विरोधी लोग रहे हैं, एकीकृत बिहार के टाइम में उनके साथ आप अगर सत्ता शेयरिंग कर रहे हैं, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और आरजेडी के समर्थन से चल रही है और आप सोचेंगे कि आप 32 पे काम करें, आप सोचेंगे कि आप स्थानीयता की बात करें, आप नीति की बात करें, आप नियोजन में पारदर्शिता रखें, झारखंड के युवाओं की हितों की रक्षा करें, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये फलीभूत हो सकता है। खास करके जब आप झारखंड विरोधी ताकतों के साथ राजनीतिक रूप से मजबूत होने के लिए आप अगर गठबंधन करके अगर राजनीति कर रहे हैं, तो आप झारखंड के हित में आप प्रो झारखंड पॉलिसी नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो शक्तियाँ आपको रोकेंगी। आपको उन हाथों से भी गुजरना पड़ेगा कि आप उनके साथ रह के पटना में जिनको जवाब देना है वो 1932 का समर्थन नहीं करेंगे। वो जेपीएससी, पेपर लीक, जेएसएससी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उन सबको लेकर के वो अड़ंगेबाजी करेंगे, एजेंटगिरी करेंगे, उनके दलाल होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। और हर एक चीज़ का आपको पता है कि यूपी, बिहार के साथ जोड़ करके पूरे देश भर के कांड को देखा जाता है। तो हमको लगता है कि झारखंड को डिरेल करने में ऐसे ताकतों की भी बड़ी भूमिका रही है, तो ऐसे लोगों को डिरेल करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को हतोत्साहित करने की ज़रूरत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अगर सही सुचिता की राजनीति करनी है, अगर स्थानीयता की राजनीति करनी है, झारखंड के हित की राजनीति करनी है, तो कम से कम जो झारखंड विरोधी ताकतें हैं, उनके साथ उनको गठबंधन नहीं करना चाहिए। उनको अपने दम पर राजनीति करनी चाहिए, अपना वो ज़मीन मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हमारी पार्टी का चर्चा तमाम मीडियाओं में सबसे अधिक है, तमाम न्यूज़ चैनलों में सबसे अधिक है। ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो हमारी पार्टी के साथ घट रही है, कुछ गद्दार लोग हम लोगों को छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा सिर्फ़ हम ही लोग के साथ नहीं हो रहा, अन्य पार्टियों के साथ भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ लोग हमारी पार्टी को ही प्राथमिकता से दिखाते हैं, चाहे वो अच्छा न्यूज़ हो या फिर खराब न्यूज़ हो। तो क्या समझा जाए कि ये लोग का अस्तित्व खतरे में है? अभी हो सकता है कि हम लोग सरकार ना बना पाएँ, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीट ना जीत पाएँ, लेकिन आने वाले ये लोग का जो स्ट्रगल कोई 50 साल की पार्टी है, कोई 25 साल की पार्टी है, कोई और भी उससे ज़्यादा समय की पार्टी है, कोई 2-3 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। तो क्या इन लोगों का झारखंड में अस्तित्व खतरे में दिख रहा है कि आने वाले जो समय है, उसमें हमारी पार्टी और निखरेगी और अपने मजबूत प्रदर्शन से झारखंड में आने वाले समय में बहुमत की सरकार बनाएगी? देखिए, हमको लग रहा है कि एक दिन में रोम का भी निर्माण नहीं हुआ है। हमको लग रहा है कि समय लगेगा, लेकिन विचारधारा पूरे राज्य के खेतों में है, खलिहानों में है, घरों में है, युवाओं में है, सब वर्ग में अगर पहुँच चुका है विचारधारा, तो हमको लग रहा है कि उसको फलीभूत होने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा और इसी चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा लीड दिलाएँगे, हम लोग के अच्छी खासी संख्या में विधायक भी होंगे। निश्चित तौर पर हम लोग पावर शेयरिंग में होंगे और अगर अभी 10 दिन का और समय रह गया है सेकंड फेज़ के चुनाव में, हमको लग रहा है कि अगर सब कुछ अगर ठीक-ठाक रहा तो हम लोग सरकार भी बना सकते हैं। रही बात की पुरानी पार्टियाँ जो सेंधमारी कर रही है, आपने ठीक कहा है कि चर्चा सब जगह है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि हम लोगों की पार्टी में वो तोड़-फोड़ करें। एक नई पार्टी के अंदर गद्दारों की पहचान करके अगर वो अपने साथ मिला रहे हैं, उनको अगर खरीद रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी पे असर तो पड़ रहा है। लेकिन अब जो लोग बचे हैं, वो खाँटी 24 कैरेट के हैं। अब ये ऐसे लोगों को साथ में लेकर के चलना और पार्टी को मजबूत करना, ये पार्टी की प्राथमिकता है। जो छोड़ करके गए हैं, जा रहे हैं 2024 चुनाव के पहले, ऐसे लोगों की पार्टी में दोबारा वापसी नहीं होगी, वो नाक रगड़ते रहेंगे और हमको लग रहा है कि
ऐसे लोग फिर कहीं के नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया, टाइगर को धोखा दिया है, संगठन के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं को डिसअपॉइंट किया है, उनकी अपनी राजनीति भी खत्म हो जाएगी। आज चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आजसू है, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग सक्रिय हैं, हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, और गद्दार भी हम लोग के यहाँ 2-4 गो है जो बिक जाते हैं। गलत संकेत भी जा रहा है। तो ऐसे हालात में हमको लग रहा है कि उनकी योजनाएं आज सफल होती जरूर दिख रही होंगी, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है। एक बड़ा श्रृंखला नेतृत्वकर्ताओं का धीरे धीरे उभर रहा है और उभर कर सामने आएगा। जब हम लोग 29 के चुनाव में हम लोग लग रहा है कि एक मील का पत्थर साबित हो गई ये पार्टी, बहुत बड़ा कारनामा करेगी। टाइगर जयराम महतो का जो सपना है वो निश्चित तौर पर, अगर 24 में चूक गया तो 29 तो कहीं जाने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हम लोग एक बड़ा लकीर राज्य की राजनीति में खींचने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा केंद्र में हो रही है, जिसकी चर्चा अगर सोशल मीडिया के जरिए अगर विदेशों में अगर हो रही है, तो निश्चित तौर पर टाइगर जयराम महतो का करिश्मा काम आएगा। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। ये जो दिल्ली में जो है कि या फिर प्रशासन चुप्पी साध लेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। वो जो आजसू के नेता के यहाँ जो 67 लाख रुपया पकड़ाया है, निश्चित तौर पे ये चुनाव आयोग को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और हमारे जो कार्यकर्ता है, गांव देहात के जो लोग हैं, उनको भी अब अलर्ट हो जाना है, खास करके पहले चरण का जो चुनाव जहां जहां है 13 तारीख को, कि अब कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है कि उन क्षेत्रों पर अगर संदिग्ध गाड़ियां घूम रही हैं, संदिग्ध लोग अगर घूम रहे हैं, या कुछ इस तरह की अगर हरकतें अगर हो रही है, तो जो चुनाव आयोग के लोग हैं उनको खबर करें, या फिर पदाधिकारी जो अपने पार्टी के हैं उनको खबर करें। निश्चित तौर पे हम लोग अलर्ट, हाई अलर्ट मोड पे रहेंगे, और इस जो पैसा बांटने वाला जो चक्कर है, उसको हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने एक वीडियो देखा है बड़कागांव विधानसभा का। वो वीडियो को तमाम मीडिया को नजर नहीं आता है, लेकिन जेएलकेएम अगर माने बाथरूम में भी गया है तो दिख रहा है, कह रहे जेएलकेएम का एक नेता बाथरूम में गया है, देखो क्या कर रहा है। लेकिन कल एक मीडिया में अंबा प्रसाद के जो पिताजी हैं, वो डंके की चोट पर कह रहे थे, विकास जब हमने 25 सालों में नहीं कर दिया तो हमारी बेटी अंबा प्रसाद 5 साल में विकास कैसे कर देगी, इसको और मौका दीजिए तब ना करेगी। ऐसा वो मीडिया में आके बोल रहे थे बतौर माइक लेके, कि हम जब एक 25 साल में नहीं कर सके तो 5 साल में कोई विधायक कैसे विकास कर देगा, अभी और वो मौका चाहिए, आप परिवारवाद लोग को और वोट कीजिए। वो परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी का 5 साल ही हुआ है, अभी और मौका इनको दीजिए। मतलब वो लगातार विधायक बनाए रखना चाहते हैं। तो अपनी पिता के तरफ से पुत्री के प्रति ये स्नेह हो सकता है, मगर ये लोकतंत्र है, और इस लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है। आपकी बेटी का ठेका जनता ने नहीं लिया हुआ है, उनको अपना भी काम करना है। एक पिता के रूप में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने पिता का दायित्व का निर्वहन जरूर कर रहे हैं, बट जनता को भी लोकतंत्र के दायित्व का निर्वहन करना है, लोकतंत्र का मान भी रखना है। और अगर जनप्रतिनिधि सही ढंग से काम नहीं करेगा तो बदल देना चाहिए। और अगर बड़का गांव में रिमार्केबल काम नहीं हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार को वहां से जिताना चाहिए। कार्यकर्ताओं को जेल के उम्मीदवार जो हैं उन पे जाना चाहिए। और सबसे पहली बात कि अगर नॉन परफॉर्मिंग अगर एमएलए आपके एरिया में अगर है, तो उस एमएलए को बदलना चाहिए। आपके पास अभी मौका है, नहीं तो फिर 5 साल आप और चुकेंगे। सूरज भाई, कुछ कमेंट में लोग ये बता रहे हैं कि मैं लेट से जुड़ा हूँ, और पता नहीं आप गद्दार वर्ड जो लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, तो उनको जरा एक बार और बता देते हैं कि भाई गढ़वा में जो हम लोगों ने सोनू यादव जी को जो टिकट दिया था, वो अब गद्दारी कर गए हैं, और अब मिथिलेश ठाकुर के साथ वो गले मिल रहे हैं। इस बात को लेकर के हम लोग चर्चा करें। सूरज जी, आप कुछ कह रहे थे? चलिए, दादा एक और चीज, दादा ने प्रश्न किया है कि हम लोगों का स्टार प्रचारक का सूची क्यों नहीं आया और क्यों लेट हुआ, और या फिर आएगा या नहीं आएगा। नहीं, चलिए, एक बार मैंने भी टाइगर को मैसेज दिया था, उनसे बात हुई थी इस बात को लेकर के, और इस कार्यक्रम के जरिए, और जो आपका सवाल आया है, हमको लग रहा है कि अब तो नहीं आया, लेकिन शायद अब आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अंतिम में हम चाहेंगे कि माने कि सभी जगहों पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे साथियों ने ये जानकारी प्राप्त कराई है कि दादा बहुत सारे जगहों पे माने कि जेबी केसेस जेएलकेएम जो परिवार चुनाव लड़ रहा है, कुछ एक जगहों पे ही है। जैसे हम 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो मान के चलिए कि 50% सीटों पे हम लोग मजबूती से चुनाव को लड़ रहे हैं, लेकिन 50% सीटों पे चुनाव उस टाइप से दिख नहीं रहा, स्थिर दिख रहा है। तो क्या एक साजिश रचा गया था, पहले से प्री प्लान था कि ऐसा करने से हम लोग को कमजोर किया जा सकता है, इसलिए कि दूसरे दल के लोग हमारे दल में आए और टिकट लिए, पुनः पार्टी को छोड़ दिए, या फिर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, ताकि मेरे संगठन में जितने कार्यकर्ता हैं उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होके कमजोर हो जाए, कि अरे यहाँ तो प्रत्याशी ही दम वाला नहीं है, यहाँ तो प्रत्याशी कुछ कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा। तो ऐसा भी बहुत जगह से कंप्लेन है।
सूरज जी, आप जो बोल रहे हैं उस बात को हम लोग भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के मन में ये बात रही होगी। लेकिन अगर साजिशन लोगों ने टिकट हासिल किया और अगर पार्टी को धोखा दे रहे हैं तो ये गलत बात है। लेकिन कहीं कहीं संसाधन के कमी की बात आ रही है, तो मुझे लग रहा है कि जो कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार है उन विधानसभा के ऊपर, निश्चित तौर पर उन विधानसभा के सीटों पर लड़ रहे उम्मीदवारों से भी हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि जो फर्स्ट फेज के खास करके हैं और जो सेकंड फेज में है 20 तारीख को, कि आपको टिकट पार्टी ने भरोसा करके दिया है, आप अपना 100% दीजिए। इसके बाद जो चुनाव परिणाम होगा उसको भी हम लोग देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। लेकिन आपको चुनाव के बाद ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि आपने एफर्ट में कमी लगाई है या आप कुछ और कर सकते थे और आपने नहीं किया है। तो हमको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है ये डू और डाई की स्थिति है। करो और मरो की स्थिति में अगर संगठन है, अगर हमारे प्रत्याशी अगर हैं, तो ये जो वक्त है ये फाइट बैक का वक्त है। आपको उठना है, वापस लड़ना है, और जो कमियां रह गई हैं आपके क्षेत्र में, जो चुनाव प्रचार में, जो एफर्ट में, और गोलबंदी को लेकर के कि जो वोट बैंक हमारा है उसको आप गोलबंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे पोटेंशियल लगाना है। और एक बार खुद को एक्सीलरेट करते हुए कम से कम निर्णायक मोड़ पर लेकर के जाइए कि आपकी सीट पर जो पार्टी ने, संगठन ने जो भरोसा जताया है वहां से अपेक्षित परिणाम आए। एक साथी लिखे हैं कि सिल्ली में सुदेश दा 1 करोड़ रुपये, सिल्ली में सिर्फ पैसों के दम पे ही सुदेश महतो करोड़ों रुपया बांटेगा। हाँ, तो उनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये कार्यकर्ता अगर लिख रहे हैं तो ये परसेप्शन दिल्ली के बहुत सारे हमारे मतदाताओं का है, साथियों का है, जिन लोगों ने उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं। लेकिन इसी इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए, इन्हीं सब चीजों से लड़ने के लिए वहां भाई देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं को भी सतर्क कराना है कि आजकल के कार्यकर्ता दिल्ली पे पैसा न बांट सके, वहां पर जो अलोकतांत्रिक कदम है वो ना उठा सके। चुनाव आयोग को भी ध्यान में रखना है, कार्यकर्ता भी अलर्ट रहे और इस तरह की जो चीजें हैं उनको रोकने का वो प्रयास करें वहां पर। टाइगर की अगले कुछ दिनों की क्या व्यवस्था, कहाँ कहाँ प्रोग्राम उनका? आज तो कोल्हान जा रहे हैं वो। देखिए, आज कोल्हान में है, आज कोल्हान में उनकी 7 सभाएं हैं। और पहले से भाई नवीन जी की चिट्ठी है, सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने भी, जो ऑर्गेनाइजर है, जो विधानसभा, जो 7 विधानसभा में जहां उनका उनका भाषण अभी चल रहा है, वहां लोगों से ये कहा गया है कि टाइगर का जो समय है और उनकी जो सेहत है उसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ आधे घंटे की भाषण उनकी हर सभा में होगी। इसके बाद वो रिलीज होंगे, वापस उनको डुमरी आज रात लौटना है। और फिर देखेंगे कि अगले कल या परसों, कल तो वो रहेंगे आपका यहाँ पर बेरमो क्षेत्र में ही रहेंगे, डुमरी क्षेत्र में ही रहेंगे। फिर जैसे जैसे जो कार्यक्रम बनेगा उसको हम लोग संसूचित करेंगे, उसको हम लोग बता देंगे, काम करेंगे। चलिए, और एक मैं कमेंट, अंतिम कमेंट पढ़ देता हूँ। भैया बागमारा में ध्यान दीजिए। आप बागमारा जैसे क्षेत्र से अगर कोई लिख रहे हैं इस तरह का बात, तो थोड़ा सा मन विचलित होता है। क्या है कि बागमारा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां हम लोग काफी मजबूत हैं। लोकसभा में हम लोगों को अच्छा वोट प्राप्त हुआ था वहां निश्चित से, तौर से और देखिए, बाघमारा, एक पार्टी के वरिष्ठ नेता टाइगर के नजदीकी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से ऐसा कमेंट आना उनके बारे में। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि आपके बागमारा में प्रचार। आपके इस सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन एक कमेंट ये आ रहा है कि संजय मेहता मांडू से लड़ रहा है, उसके बारे में कुछ बोलिए। तो भाई, मांडू में उनको अच्छा। रखने के लिए बिहारी महतो जी हैं हमारे, उनको वहां लगाया गया है, आप चिंतित ना हो। और हमको लग रहा है कि जब बड़का गांव से जो पूंजी उन्होंने इकट्ठा की है, 2 जगह से नॉमिनेशन किया था, बड़का गांव से उन्होंने वापस लिया है, तो एक जगह जहां खुद को वो बेचे हैं वो पूंजी लगाएंगे वहां पे मांडू में। लेकिन मांडू में रोकने के लिए बिहारी महतो जी है हमारे साथी, वो संजय मेहता से निपट लेंगे। रही बात बाघमारा की, तो बाघमारा में हम लोग, हमारे उम्मीदवार हैं वहां पे। कुछ कार्यकर्ता के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको अपेक्षित सहयोग वहां पर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन परसों हमारी बात हुई है वहां पर, तो जो टिकट के प्रतीक्षा में थे, तो उनको कहा गया है कि आप उनका सहयोग करें और बागमारा में अच्छा रिजल्ट हो, अच्छा परिणाम हो, उसको लेकर के वहां पर संगठन प्रयास करेगी। सर, एक बहुत ही अब मेरे दिमाग से हट गया था ये प्रश्न, मैं पूछना चाह रहा था। हमारे पार्टी के एक प्रमुख चेहरे हैं मनोज यादव जी। हमारी पार्टी के एक प्रमुख चर्चित चेहरे मनोज यादव जी हैं, जो कोडरमा से आते हैं, और उन्होंने कोडरमा से फॉर्म भरा था, जो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो अब उनका ना ही कहीं सोशल मीडिया में ना कोई प्रचार प्रसार दिख रहा है, ना ही वो कहीं से लाइव दिख रहे हैं, ना ही कोई प्रचार में दिख रहे हैं। तो क्या वो चुनाव में नॉमिनेशन रद्द हो जाने से हतोत्साहित हो गए हैं, या फिर चुनाव में प्रचार करना वो चाह नहीं रहे कि मेरा नहीं, रिजेक्ट हो निश्चित, गया, किस मुंह से हम झारखंड में लोगों के बीच जाएं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि मनोज यादव जी का रिजेक्ट हुआ है तो कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। निश्चित तौर पे इस तरह की घटनाएं जो उम्मीदवार को डिसअपॉइंट करती हैं, लेकिन वो पहले व्यक्ति थोड़ी है कि जिनका ये नॉमिनेशन रद्द हुआ है। पहले भी वो बहुत सारे उदाहरण रहे, भविष्य में भी बहुत कुछ होगा। लेकिन मनोज यादव पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है, चर्चित चेहरा है।
तो मैं आग्रह भी करता हूँ कि राजधनवार से उन्होंने आवेदन किया था, राजधनवार में वहाँ पे हमारे जो साथी हैं, आपके राजदेश रतन जी, उनको वो मदद करें और क्षेत्र में घूमें, और हमको लग रहा है कि वो अपनी भूमिका को समझेंगे और निश्चित तौर पे उनको मदद करेंगे। चलिए, और विशेष पढ़ेंगे तो हम लोग लगता है कि दिन भर लाइव रहेंगे तो दिन भर भाई लोग कमेंट करते रह जाएंगे। लेकिन कोडरमा से हम लोग को मनोज दा से उम्मीद है, मनोज दा राजेश रतन दा को सपोर्ट करें, कृष्णा दा को सपोर्ट करें, बहुत सारे लोग हैं वहां से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बाकी बिल्कुल, बरकट्ठा है, बरही है, बड़का गाँव, ये आपका राजधनवार है, ये कम से कम 3-4 विधानसभा है जहाँ उनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए, वो पहुँचेंगे, हमको लग रहा है कुछ जाएँगे। बोकारो के बारे में भी कुछ साथी पूछ रहे हैं, बोकारो आप काफी एक्टिव रहते हैं, बोकारो की क्या स्थिति है? बोकारो में अच्छी स्थिति है, यहाँ पे ट्रायंगुलर फाइट है, और जो त्रिकोणीय पहले जो आमने-सामने का मुकाबला होता था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, और हम लोग लग रहा है कि जेएलकेएम के आने के बाद हम लोगों ने बोकारो में जो फाइट है उसको तीन कोणीय बनाया है। यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है और हम लोग फाइट में बने हुए हैं, बोकारो से अच्छी खबर होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए फिर हम और भी आप लोग का जो कमेंट आएगा मैं पढ़ूँगा और बाद में फिर मैं सर से जुड़ने का प्रयास करूँगा। अभी के लिए इतना ही, और बाकी अब हम लोग को थोड़ा-सा क्षेत्र में भी जाना होता है तो मैं निकलूँगा अभी। तो ठीक है, सबसे प आपको विजय दा एक बार तहे दिल से जोहार, आभार कि आपने समय दिया धन्यवाद आपका और भी हमारे सूरज भाई, साथियों को बहुत-बहुत जानकारी शुक्रिया दी। आपका। उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।